अब खबरें विस्तार से। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मिले और आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने मधिरा निर्वाचन क्षेत्र केंद्र में अतिरिक्त जेएफसीएम कोर्ट और पीडीएम कोर्ट के निर्माण के लिए 24 करोड़ की धनराशि मंजूर की है। तेलंगाना सचिवालय में मधिरा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने डिप्टी सीएम से मिलकर आभार व्यक्त किया। कोर्ट बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष कट्टा पूर्णचंद्र राव, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बोजेडला पुल्ला राव, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वासीरेड्डी वेंकटेश्वर राव, वरिष्ठ वकील नेल्लोर रवि, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात करने और मधिरा कोर्ट भवन का निर्माण पूरा होने तक मौजूदा मल्टीग्रीन मार्केट में अस्थायी रूप से कोर्ट चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया। इसी प्रकार वर्तमान में न्यायालय परिसर में स्थित उप कारागार को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया। तेलंगाना सरकार ने एक बार फिर आईएएस के तबादले किए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मंत्री अपने प्रभागों पर सिलसिलेवार समीक्षा कर रहे हैं और महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इसी क्रम में सरकार अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग में अहम फैसले ले रही है, जबकि कई आईएएस पहले ही स्थानांतरित किए जा चुके हैं। नवीनतम आदेश 5 और आईएएस का स्थानांतरण जारी किया गया है। तेलंगाना सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। प्रशांत जीवन पाटिल, जो सिद्धिपेट के कलेक्टर थे, को सिंचाई विभाग के विशेष सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है। मिक्किलिनेनी मधु चौधरी को सिद्धिपेट का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। मनु चौधरी वर्तमान में कामारेड्डी जिले के अतिरिक्त कलेक्टर हैं। वरंगल नगर आयुक्त शेख रिजवान बाशा को जनगांव जिला कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। शैलजा रामयार, जो पर्यटन, संस्कृति और युवा सेवा विभाग की प्रमुख सचिव है, को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। अब तक अतिरिक्त पद पर ये जिम्मेदारियां संभाल रहे सुनील शर्मा को इन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। वरंगल जिला कलेक्टर शिवलिंगैया को सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। बोराबंडा डिवीजन के विभिन्न कॉलोनियों की महिलाओं ने बोराबंडा के पूर्व डिप्टी मेयर व नगर सेवक बाबा फासी उद्दीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जनता का शासन महिलाओं की ओर से भरपूर समर्थन मिल रहा है। बोराबंडा डिवीजन की महिलाओं ने 3 योजनाओं को लागू करने, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 500 को गैस वितरण, इंदिरम्मा राज्यम में 200 यूनिट मुफ्त बिजली लागू करने के अवसर पर सीएम रेवंत रेड्डी की फोटो का दुग्धाभिषेक किया। इस कार्यक्रम में हबीबा सुल्ताना, कृष्णवेणी, कविता, महेश्वरी, कमलेश्वरी समेत अन्य महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थीं। नगर सेवक पद्मा वेंकट रेड्डी ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र बाग अंबरपेट में सीसी रोड और जल निकासी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, चूंकि निर्वाचन क्षेत्र में नए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए वाहनों की लेन रेड बिल्डिंग और बाग अंबरपेट से गुजरने के कारण यातायात भीड़ भाड़ हो जा रहा है। अंबरपेट के नगर सेवक पद्मा वेंकट रेड्डी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा खड़े वाहनों पर चालान काटना उचित नहीं है। इस हद तक अधिकारियों को काम जल्दी पूरा करने और बिना भीड़ भाड़ के यातायात जाम से बचने का आदेश दिया है। कार्यक्रम में बीआरएस मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन, शिवाजी यादव, मिरियाला श्रीनिवास, बलराज और वरिष्ठ बीआरएस नेताओं ने भाग लिया। सुंदरैया विज्ञान केंद्र में आयोजित राउंड टेबल में सीपीएम नेता राघव ने भाग लिया। बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सीपीएम 1 से 2 एमपी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां वह मजबूत है। उन्होंने कहा कि वह बाकी सीटों पर बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस में पार्टी का समर्थन करेंगे। सीपीएम नेता राघव ने कहा कि भारत गठबंधन में सीटों का समायोजन ठीक से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त शक्ति कट्टर ताकतों से टकराने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल में राज्यों के साथ बहुत अन्याय किया है, तेलंगाना को धोखा दिया है। सीएम रेवंत रेड्डी 10 साल तक तेलंगाना के साथ केंद्र सरकार की धोखाधड़ी पर एक श्वेत पत्र जारी किया है और मूसी नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए धन पाने के लिए केंद्र से लड़ रहे हैं। अब बीआरएस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस गठबंधन में रहना चाहती है। कंटोनमेंट विधायक लास्या नंदिता की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
प्रशंसकों और विधानसभा क्षेत्र के लोग सांत्वना दे रहे हैं। मशहूर हस्तियों ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी क्रम में कैंट विधायक लास्या नंदिता के निधन पर कई मशहूर हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परिवार को सांत्वना दी। जीएचएमसी मेयर मोती श्रीलता ने कैंट विधायक लास्या नंदिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु छावनी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक क्षति है। ग्रेटर हैदराबाद सिटी डिप्टी मोती श्रीलता ने बीआरएस पार्टी कैंट विधायक लास्या नंदिता की सड़क दुर्घटना में मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लास्या नंदिता के साथ अपने जुड़ाव को याद किया, जिन्होंने बहुत कम उम्र में विधायक के रूप में जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय सायन्ना का पिछले साल निधन हो गया था। अब यह बेहद दुखद है। डिप्टी मेयर ने कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिजनों को साहस दे। हैदराबाद में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विशेष गाड़ियां आ रही हैं। पुलिस स्पेशल ट्रैफिक मोबाइल नामक विशेष वाहन तैनात कर रही है। हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत 31 ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों में 108 मोबाइल वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। हैदराबाद शहर में लगातार बदलती यातायात समस्याओं को हल करने के लिए हैदराबाद पुलिस विशेष ट्रैफिक मोबाइल नामक विशेष वाहन तैनात कर रही है। अभी तक प्रमुख चौराहों और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस निगरानी करती थी। नए लॉन्च किए गए ट्रैफिक मोबाइल वाहनों को यातायात के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़कों और जंक्शनों पर उपलब्ध कराया गया है। हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत 31 ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों में 108 मोबाइल वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शहर में ट्रैफिक समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया था। इसी के तहत पुलिस ने ये विशेष ट्रैफिक मोबाइल उपलब्ध कराए हैं। रैपिडो ने 1500 से अधिक समर्पित कैब कैप्टनों को सम्मानित करने के लिए हैदराबाद में कैब महोत्सव का आयोजन किया। हैदराबाद में रैपिडो द्वारा आयोजित कैब महोत्सव में 1500 से अधिक कैप्टनों ने भाग लिया। मई 2023 में लॉन्च होने के बाद से रैपिडो ने अपने SaaS आधारित प्लेटफॉर्म पर हैदराबाद से 50,000 से अधिक कैब कैप्टन को शामिल किया। मई 2023 और फरवरी 2024 के बीच उन्होंने 4 लाख से अधिक प्रभावशाली सवारी दर्ज की। भारत के अग्रणी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने उन कप्तानों को सम्मानित करने के लिए हैदराबाद में एक भव्य कैब महोत्सव का आयोजन किया, जो शहर की यात्रा को आसान और अधिक आरामदायक बना रहे हैं। इस अवसर पर 1500 से अधिक कप्तान वॉशिंग मशीन, टेलीविजन और कैमरे जैसे प्रशंसात्मक उपहार प्राप्त करने के लिए उपस्थित थे। रैपिडो ने मई 2023 में हैदराबाद में कैब व्यवसाय में प्रवेश किया। इसने 1 साल से भी कम समय में अपने प्लेटफॉर्म पर 50,000 से ज्यादा कैब कैप्टन रजिस्टर किए हैं। अपनी स्थापना के बाद इसने 4 लाख से अधिक सवारी सफलतापूर्वक की है। पूरे भारत में 3 लाख से अधिक कप्तानों ने कैब के लिए SaaS आधारित प्लेटफॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। SaaS आधारित मॉडल कप्तानों को अपनी कमाई का 100% अपने पास रखने की अनुमति देता है। प्लेटफॉर्म पर 10,000 कमाने के बाद कैप्टन केवल 500 से शुरू होने वाली न्यूनतम सदस्यता शुल्क का भुगतान कर सकता है। इससे उन कैब ड्राइवरों की संख्या में वृद्धि हुई जो अपनी कमाई की क्षमता में सुधार के साथ साथ ऑनलाइन परिचालन की सुविधा की आवश्यकता को अपना रहे हैं। पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र के जिन्नाराम मंडल अंतर्गत मादाराम गांव के बजरी क्रेशरों में विस्फोट होने से उनके गांव में आ रही धूल से मादाराम के ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मादारम गांव के सरपंच सुरेंद्र गौड़ ने कहा कि जब वह पहली बार सरपंच चुने गए थे तब इस क्षेत्र में केवल एक क्रशर चल रहा था। उस समय ग्रामीणों ने सभी के साथ मिलकर विरोध किया और क्रशर को पूरी तरह से हटाने का वादा किया था, लेकिन आज लगभग बिकाऊ सरपंच के कारण इस क्षेत्र में 15 से 20 क्रशर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में बुजुर्ग लोगों और महिलाओं को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रात में विस्फोट के कारण उड़ने वाली धूल से पूरे इलाके की हालत ऐसी हो गई है कि फसल नहीं उगाई जा सकती। तालाब पूरी तरह से प्रदूषित हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जितनी बार शिकायत दी गई है उससे भविष्य में पूरा क्षेत्र रहने लायक नहीं रह जाएगा और फिर भी क्रशर में सामान्य दिनों की तरह काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि वे जल्द ही कलेक्टर से शिकायत कर क्रशरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जीएचएमसी ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि संपत्ति कर बकाया दंड पर 90% रियायत की सुविधा एक बार फिर से एक मुश्त निपटान के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। जीएचएमसी की आय का मुख्य स्रोत संपत्ति कर है। हालांकि समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति के संग्रह का लक्ष्य 2100 करोड़ रुपए है, लेकिन पिछले महीने की 20 तारीख तक केवल 1269 करोड़ रुपए ही एकत्र हुए हैं। वर्तमान में जीएचएमसी वित्तीय संकट में है। स्टाफ को हर महीने वेतन देना मुश्किल हो रहा है। इसी संदर्भ में कमिश्नर ने शासन को पत्र लिखकर एक बार फिर ओटीएस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जो शासन पूर्व में कई बार दे चुका है। यदि यह योजना लागू होती है तो संपत्ति कर बकायेदारों का मूलधन पर केवल 10% जुर्माना और बकाया पर ब्याज देना होगा। यह न केवल कई लोगों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि जीएचएमसी को वित्तीय कठिनाइयों से बाहर निकालने में भी मदद करेगा। इस मामले को समझाते हुए एक पत्र लिखा है। आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी और अवसर प्रदान करेगी। एसकेएम के तत्वाधान में हैदराबाद में केंद्र और हरियाणा सरकार का पुतला जलाया गया। पंजाब की सीमा पर केंद्र और हरियाणा राज्य की भाजपा सरकार द्वारा युवा किसान शुभकरण सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा और श्रमिक संघों के तत्वाधान में हैदराबाद के सुंदरिया पार्क में पुतला जलाया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा लगाने, किसान आंदोलन पर प्रतिबंध बंद करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के नारे लगाए गए। एसकेएम राज्य संयोजक तेलंगाना रैतु संगम राज्य महासचिव टी सागर, संयोजक उपेंद्र रेड्डी, मामिडाला भिक्षापति, जक्कुला वेंकटैया, झांसी तेलंगाना कृषि मजदूर संघ राज्य महासचिव आर वेंकटरामुलु, सीटू राज्य महासचिव पलाडुगु भास्कर, शहीद युवा रैतु शुभकरण सिंह को हर्ष को अपनी प्रेरणा से किसानों के संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों के संघर्ष के दमन के खिलाफ देश भर के किसानों को लामबंद करने का आह्वान किया। पुलिस ने किसान धरना स्थल पर किसानों के ट्रैक्टरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यह किसानों पर अन्याय करने और किसान आंदोलन को बांटने की साजिश है और इस बंटवारे से चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज ने इस्तीफे की मांग की। किसानों को मारने और घायल करने से विरोध स्थल पर कई ट्रैक्टरों को नष्ट करने के लिए पंजाब सरकार और हरियाणा पुलिस के खिलाफ धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने गोलीबारी और ट्रैक्टरों को हुए नुकसान की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और 100 क्षतिग्रस्त ट्रैक्टरों की मरम्मत का खर्च देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार बाज नहीं आई तो वे 26 फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और वाहन रैली निकालेंगे। तेलंगाना राज्य में किसानों और विभिन्न दलों के लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा गया है। सड़क पर नाली का पानी बहने से अलवाल कॉलोनी वासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बदबू कॉलोनी वासियों और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अलवाल डिवीजन के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों के निवासी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि नगरपालिका कार्यालय केवल नाम का है। बताया जाता है कि 132वें डिवीजन में जो सीवेज पड़ रहा है वह नगरपालिका कार्यालय के तालाब में होते हुए भी नालों में बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे नींद में हो। वे नगरपालिका कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों की कारगुजारी से भी नाराज हैं। यह ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स सेंटर फॉर डिजिटल ट्रेनिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किया जाता है। यह पाठ्यक्रम गर्भावस्था, जन्म और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान परिवारों की सहायता करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। अंग्रेजी में अच्छे संचार कौशल और गर्भवती जोड़ों की मदद करने का जुनून रखने वाले उम्मीदवार इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस पाठ्यक्रम में संकाय में फर्नांडिस अस्पताल में डोला स्पोर्ट्स सीवेज की प्रमुख पूजा शेनॉय और 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ प्रमाणित लेबर डोला सेलेस्टीना कैविंदर शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकित उम्मीदवारों के पास पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 2 साल का समय होगा, जिसमें 6 महीने के प्रशिक्षण जन्म के लिए जन्म सहायता भी शामिल है। प्रशिक्षण में स्वगति वाले ई-लर्निंग मॉड्यूल, जन्म सहायता, विशेष चर्चाओं का अनुभव और 4 प्रसव कक्षाएं शामिल हैं। पाठ्यक्रम संरचना के मुख्य रूप से 45 घंटे का समर्पित अध्ययन और सलाहकारों के साथ 15 घंटे की चर्चा शामिल है। आपको डबल बेडरूम दिया गया है। अज्ञात लोगों ने उस महिला के पास से 8 तोला सोना लेकर फरार हो गए। घटना उपल पीएस के तहत विजयपुरी कॉलोनी में प्रकाश में आई है। उपल पीएस के अंतर्गत विजयपुरी कॉलोनी की रमा देवी नाम की महिला को ठगों ने धोखा दिया। 3 अज्ञात व्यक्ति रमा देवी के घर गए और उन्हें यह कहकर कार में कुछ दूर ले गए कि उन्हें एक डबल बेडरूम आवंटित किया गया है और उनसे 8 तोला सोना लूट लिया। एक महिला ने पहले डबल बेडरूम के लिए आवेदन किया था। उपल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भाग्यनगर में एक महिला द्वारा टीवी चैनल के एंकर का अपहरण सनसनी बन गया है। त्रिशा नाम की महिला ने एंकर को शादी करने की बात कहकर कमरे में फंसा लिया। महिला ने यह हरकत इसलिए की क्योंकि वह एंकर से शादी करने की इच्छुक थी। हालांकि यह मामला तब सामने आया जब एंकर की कैद से किसी तरह छूटकर आए पीड़ित प्रणव ने पुलिस से संपर्क किया। त्रिशा को भारत मैट्रिमोन में प्रणव की तस्वीरें पसंद आ रही हैं। यहाँ एक और मोड़ सामने आया है। साइबर शातिरों ने प्रणव के नाम से फर्जी आईडी बनाई है। त्रिशा ने यह सोचकर इसे पसंद किया कि यह सचमुच प्रणव की आईडी है। उसने प्रणव का अपहरण कर शादी करने का फैसला किया। आखिरकार उपल पुलिस ने प्रणव की शिकायत पर मामला दर्ज कर त्रिशा को गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर भेज दिया। त्रिशा 5 स्टार्टअप कंपनियों के लिए एमडी है। हालांकि पुलिस जांच में पता चला कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन त्रिशा का अपहरण इसलिए किया गया क्योंकि वह प्रणव को पसंद करती थी।